देखिए, कोल्ड वॉर एक ऐसा इवेंट था जिसने न सिर्फ दुनिया के पावर डायनामिक्स को चेंज किया बल्कि दुनिया के सभी देशों के फॉरेन पॉलिसीज को नई दिशा में मोड़ दिया। जो शुरू तो 1945 में हुआ था और ख़त्म यूएसएसआर के टूटने से 1991 पे हुआ। ये लड़ाई यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो पहले पूरा एक देश था जिसमें आज के 15 देश आते थे, जैसे कि रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और सेंट्रल एशिया के 5 कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। देखिए, बाई द टर्म कोल्ड, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एसी वाले रूम पे बैठ के लड़ा गया या ठंडे वाले जगह जैसे कि साइबेरिया या आर्टिक पोल पे लड़ा गया। बल्कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि दो तरह के वार होते हैं, जैसे कि हॉट वार और कोल्ड वार। हॉट वार यानी एक ऐसा वार जिसमें दो देश या दो गुट के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान इन 1971, और ऑनगोइंग इसराइल और फिलिस्तीन का जो चल रहा है। और कोल्ड वॉर का मतलब होता है इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, मतलब किसी और का खेत और खुद का बदला, सिंपल शब्दों में कहे तो। फॉर एग्जाम्पल, तो कंट्री है सपोज ए एंड बी, तो ए एक कंट्री पकड़ेगा सपोज सी और बी एक कंट्री पकड़ेगा डी। ए क्या करेगा, सी को पैसा देगा, हथियार देगा, टेक्नोलॉजी देगा डी को मारने के लिए, और वैसे ही बी डी को पैसा देगा, हथियार देगा, टेक्नोलॉजी देगा सी को मारने के लिए। देखिए, सी और डी में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होता है, यानी सी और डी के बीच में हॉट वार हो रहा है, लेकिन ए और बीच बी भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, तो उस वार को कहेंगे हम कोल्ड वार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वियतनाम वॉर, जहाँ पे साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया यूएसए ने नॉर्थ वियतनाम को मारने के लिए, वैसे नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया यूएसएसआर ने साउथ वियतनाम को मारने के लिए। सेम इंसिडेंट दिखाई दिया कोरियन वार में, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया कोरिया को सपोर्ट किया यूएसएसआर ने साउथ कोरिया को मारने के लिए, और साउथ कोरिया को सपोर्ट किया यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को मारने के लिए। ये देखिए, ये है यूएसए जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, और ये रहा यूएसएसआर जो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। जो यूएसए को सपोर्ट करता था उसे कहा गया पहली देश की दुनिया, और जो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था उसे कहा गया दूसरी देश की दुनिया। दिक्कत हमारे सामने थी क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे। हमने देखा जो देश यूएसए के साथ था उसे यूएसएसआर दो देता था, और जो देश यूएसएसआर के साथ था उसे यूएसए दो देता था। तो उस वक्त के हमारे पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में इजिप्ट, गाना, इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया के साथ में मिलकर एक ग्रुप या एक अलायंस बनाया, जिसे नॉन अलाइंड मूवमेंट कहा गया। इसका मतलब हम किसी भी गुट में नहीं है, ना हम यूएसए के गुट में हैं और ना ही हम यूएसएसआर के गुट में हैं, और इन देशों को कहा गया थर्ड वर्ल्ड कंट्री। आपने ये टर्म पहले भी सुना होगा। इस फोटो में आप देख सकते हो इंडिया के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, गाना के क्वामे नक्रुमा, इजिप्ट के नसीर, इंडोनेशिया के सुकार्नो और यूगोस्लाविया के टिटो। अभी इस युद्ध का बैकग्राउंड को समझते हैं, आखिर किस लिए ये युद्ध शुरू हुआ। अच्छा, बैकग्राउंड समझने से पहले आइए आइडियोलॉजी या विचारधारा जैसे कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करते ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, कार्ल मार्क्स जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने 1848 में अपने किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कम्युनिज्म को ग्लोबल लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग कम्युनिज्म एक सोसाइटी है जिसमें कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। एक ऐसा सोसाइटी जिसमें फैक्ट्री हो या खेत हो, इनके मालिक एक दो इंडिविजुअल नहीं बल्कि सारी जनता होगी, मतलब सारी जो पावर है वो लोगों के पास ही होगी। और अगर वर्कर या पीजेंट जो गरीब तबका है वो एक साथ में मिल जाए तो ओवरथ्रो कर सकेंगे जो भी मोनार्की या सरकार एग्जिस्ट करती हो। और ऐसा ही होता है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन के वक्त, जिसमें कम्युनिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर वर्कर ने साथ में मिलकर अपनी राजा, जिसे जार कहा जाता था, उसे गद्दी से ओवरथ्रो करते हैं। जिसके बाद लेनिन गद्दी में बैठते हैं जो कम्युनिस्ट आइडियाज को लार्ज स्केल में स्प्रेड करते हैं, और बाद में जोसेफ स्टालिन ने भी इस आइडिया को और भी लार्ज स्केल में स्प्रेड किया। तो इसी तरह यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश बन जाता है। अभी कैपिटलिज्म के बारे में जानते हैं। देखिए, कैपिटलिज्म शब्द कैपिटल से आता है, यानी पैसा या किसी भी तरह के वेल्थ। कैपिटलिज्म एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें जिस इंसान के भी पास ज़्यादा पैसा होगा उसको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। एक ऐसी विचारधारा जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है, जहाँ पे ज़मीन, खेत, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जाता है, यानी कम से कम गवर्नमेंट कंट्रोल हो और प्राइवेट ओनरशिप का प्रमोशन हो।
यूएसए ने कैपिटलिज्म को एडॉप्ट किया क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन जो यूएसए में हुआ था उसके बाद में लोगों ने इंडिविजुअल फ्रीडम और इकोनॉमिक लिबर्टी को इम्पोर्टेंस दी, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो। इसके बाद अमेरिका में होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे कैपिटलिज्म को बूस्ट मिला क्योंकि वहाँ के प्राइवेट बिजनेसेस ने इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। मैं मानता हूँ ये दोनों आइडियोलॉजीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये वार शुरू क्यों हुआ। जैसा कि अभी हमने देखा कि यूएसए कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। ऐसे भी ये दोनों आइडियोलॉजीज खुला दुश्मन थे और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूरोप काफ़ी वीक हो गया था और सिर्फ यूएसए और यूएसएसआर ही सुपर पावर बचे थे। अमेरिका चाहता था कि दुनिया उसके हिसाब से काम करे, उसके फेवर में रहे, और यूएसएसआर भी चाहता था कि दुनिया उसके हिसाब से काम करे और उसके फेवर में रहे। दोनों ही चाहते थे हेजेमन बनने के लिए। हेजेमन यानी सुप्रीम लीडर। अभी देखते हैं ये जंग कैसे लड़ा गया। तो पहले आता है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। देखिए ट्रूमैन जो यूएस के 33 प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी लाया बेसिकली कम्युनिज्म को रोकने के लिए। तो उस समय ग्रीस और टर्की में कम्युनिज्म फोर्सेस बढ़ रहा था, तो उनको रोकने के लिए अमेरिका ने $400 मिलियन का एड दिया। समझ रहे हो, $400 मिलियन उस समय का। इसके बाद में आता है मार्शल प्लान। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। फैक्ट्रीज जो थी वो टूटने लगी, लोग गरीब हो रहे थे और कम्युनिज्म के आइडियाज फैलने लगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस ने मार्शल प्लान लॉन्च किया, जो जॉर्ज सी मार्शल ने 1947 में प्रपोज किया था। इस प्लान के तहत यूएस ने $13 बिलियन का एड दिया 16 यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिबिल्ड कर सके और कम्युनिज्म को रोका जा सके। देखिए अगर कोई आपको पैसा देगा तो आप उसके खिलाफ थोड़ी ना जाओगे। ये आइडिया यूएस का था कि पैसा देखिए अपने फेवर में लाना है। तो यूएसएसआर ने भी ये एड लेने से मना कर दिया और अपने साथ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी रोका। अभी बर्लिन ब्लॉकेड को देखिए एलाइड फोर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि जर्मनी को अपने कंट्रोल में लेंगे और 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर को दिया गया और वेस्ट जर्मनी को 3 हिस्सों में तोड़ा गया। एक फ्रांस को दिया गया, एक यूएसए को और एक यूके को। बाद में वेस्ट जर्मनी के 3 हिस्सों को यूनाइट करके एक पूरा वेस्ट जर्मनी बनाया गया। डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, आइडियोलॉजिकल भी था, क्योंकि यूएसएसआर जो कम्युनिज्म में बिलीव करता था और यूएसए यूके और फ्रांस कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे। पर जो जर्मनी के लोग थे उनके ऊपर ये डिवीजन इम्पोज किया गया, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। हालांकि जर्मनी के कैपिटल जो ईस्ट जर्मनी में पड़ता था, लेकिन इसे भी डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में, वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन एलाइज के इन्फ्लुएंस में मतलब कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था और ईस्ट बर्लिन यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में यानी कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। पर हाथ तो तब होगी जब ईस्ट बर्लिन ने पूरा एक दीवार खड़ी कर दी बर्लिन के बीच में, जो पूरा एक बर्लिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। देखिए जैसा कि अभी कहा कि बर्लिन जो है वो ईस्ट जर्मनी में आता है। तो 24 जून 1948 को एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे यूएसएसआर ने वेस्ट बर्लिन के सारे रूट्स ब्लॉक कर दिया, जिससे वो एसेंशियल सप्लाई जा ना सके। इसके जवाब में यूएसए और यूके ने एयरलिफ्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और हवा के रास्ते से खाना, फ्यूल और ज़रूरी सामान वेस्ट बर्लिन तक पहुंचाया। जब यूएसएसआर ने देखा कि ये एयरलिफ्ट सक्सेसफुल हो गया है तो 12 मई 1949 को ये ब्लॉकेज हटा दिया और आखिरकार 1989 में जर्मन्स ने वो वॉल गिरा दिया जो बर्लिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता था और पूरा जर्मन को यूनिफाई कर दिया। नाटो और वार्सो पैक्ट के बारे में देखते हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो अटलांटिक ओशन के नॉर्थ के अगल बगल के 12 देश जो 1945 में एक मिलिट्री या सैनिक संगठन बनाते हैं, यूएसएसआर के कम्युनिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें सारे देश कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। देखिए पहले नाटो में सिर्फ 12 देश ही थे, लेकिन ये बढ़कर अभी फिलहाल 32 हो चुके हैं, जिसमें से 23 में फिनलैंड और 24 में स्वीडन ने शामिल हुआ है। इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा एक किताब बनाया जिसमें 14 आर्टिकल है। उसमें से सबसे खतरनाक आर्टिकल 5 है, जो क्या कहता है। देखिए वर्तमान में जो 32 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज है, अगर कोई भी नॉन मेंबर कंट्रीज अगर एक भी कंट्रीज को 32 में अगर एक को भी मारता है तो वो 32 समझेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है और वो 32 मिलके उस नॉन मेंबर कंट्री को मारेंगे। 5 का यूज सिर्फ एक बार ही हुआ है, जब 26/11 में अल कायदा ने यूएसए पे अटैक किया था। तो यूएसए ने रिटेलिएट करने के लिए एक्कियों के फॉर्मेशन के बाद यूएसएसआर ये देखकर शांत थोड़ी ना बैठने वाला था, तो उसने भी 1954 में अपने साथ ईस्टर्न यूरोपियन के कंट्री जैसे कि ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया और अल्बानिया के साथ अपना मिलिट्री अलायंस वार्सो पैक्ट को बनाया, लेकिन जिसका एम
कम्युनिज्म ब्लॉक को सिक्योर करना था अगेंस्ट द कैपिटलिज्म ब्लॉक। पर ये जो अलायंस है वो नाटो की तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और जो पूरी तरह ख़त्म हो गया यूएसएसआर के टूटने से। और नाटो को अगर देखेंगे तो अभी भी एक्टिव है, वो किसी ना किसी देश पे मारकाट करता ही रहता है। अभी कोरियन वॉर के बारे में देखते हैं। देखिए, कोरिया जो एक पूरा पेनिनसुला है वो पहले पूरा एक देश था। जब जापान से आज़ादी के बाद कोरिया को 38 पैरेलल लाइन पे डिवाइड कर दिया गया, तब नॉर्थ कोरिया जो है वो कम्युनिज्म यानी यूएसएसआर के सपोर्ट में था और साउथ कोरिया जो कैपिटलिज्म यानी यूएस के सपोर्ट में था। 1950 को नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को पर अटैक कर दिया और जल्दी सियोल जैसे बड़े शहर को कब्जा कर दिया। तब यूएन एक्टिव होता है और यूएन ने साउथ कोरिया के सपोर्ट के लिए इंटरवेंशन किया, जिसमें से यूएस लेड फोर्सेस ने नॉर्थ कोरियन फोर्स को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे यूएस लेड फोर्सेस नॉर्थ कोरिया के अंदर इन्वेंशन किया, तब चाइना ने अपनी आर्मी भेजी और काउंटर अटैक किया, जिससे वार का स्टेलमेंट जैसे सिचुएशन हो गया। वार एक स्टेलमेंट यानी टाई जैसा या आसान शब्दों में कहे तो ड्रॉ के जैसा सिचुएशन एराइज हो गया। वियत ने नॉर्थ कोरिया को वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट से सपोर्ट किया, लेकिन डायरेक्ट वार में नहीं उतरा। वार के एंड तक दोनों तरफ ही लाखों सोल्जर और सिविलियन की डेथ हो चुकी थी, लेकिन 1953 में एक सीज फायर साइन किया गया, जिसमें से 2 किलोमीटर के डीमिलिटराइज जोन को बाउंड्री के रूप में इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन ऑफिशियली कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, जिसके वजह से अभी भी टेक्निकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वार में है। आज भी कोरियन पेनिनसुला डिवाइडेड है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया एक ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट है और जबकि साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभरा है। अभी वियतनाम वार के बारे में देखते हैं। देखिए, वियतनाम जो है उससे पहले फ्रांस रूल करता था, लेकिन 1945 में आज़ादी देने के बाद हो ची मिन्ह जो एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना ली, लेकिन साउथ वियतनाम एक प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट बन गई। यूएसए को डर था अगर पूरा वियतनाम ही अगर कम्युनिस्ट बन जाए तो बाकी के जो साउथ ईस्ट एशियन के कंट्री से वो भी कम्युनिज्म को अपना लेंगे। इसने अपने सोल्जर और फाइनेंशियल एड भेजना शुरू कर दिया साउथ वियतनाम को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने उस समय के साउथ वियतनाम के एंटी कम्युनिस्ट लीडर को सपोर्ट, लेकिन साउथ वियतनाम में कम्युनिस्ट रेबल थे जिनको वियतकॉन्ग कहा गया, उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया, जिससे यूएस को काफ़ी नुकसान हुआ। वियतनाम और वियत कांग्रेस ने एक सरप्राइज अटैक किया साउथ वियतनाम के बड़े बड़े सिटीज़ पे, जिसमें साइगन भी शामिल था। और यूएस ने साउथ वियतनाम के एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को पैसा, हथियार, टेक्नोलॉजी दिया नॉर्थ वियतनाम और वियत कांग्रेस को मारने के लिए। लेकिन यूएसए के सिटीजन इस वार का विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि ये वार जितना मुश्किल है, बेकार में उनका देश का पैसा, टैक्स पेयर के पैसा किसी और देश में यूज़ हो रहा है। इस वजह से यूएस और नॉर्थ वियतनाम के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होता है, जिसमें यूएस ने अपनी आर्मी को वापस बुलाने का वादा किया, लेकिन नॉर्थ वियतनाम ने यह ट्रीटी तोड़ दिया 1975 में साइगोन पे कैप्चर करके। नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को कैप्चर कर दिया और वियतनाम को यूनिफाई करके पूरा एक कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया। साइगोन जो पहले उसका और यूएस को अपनी सबसे बड़ी हार माननी पड़ी, क्योंकि इतने टाइम, पैसा और लोगों को होने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद शुरू होता है स्पेस रेस। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान स्पेस रेस एक जरूरी कंपटीशन हुआ था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जिसमें दोनों ही अपने टेक्नोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी दिखाना चाहते थे। इसका शुरुआत 1957 में यूएसए ने किया, जहाँ पे उसने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। उसके बाद यूएसएसआर ने लाइका जो एक डॉग था उसको स्पेस में भेजा और 1961 में यूरी गैगेरियन दुनिया का पहले वो इंसान थे जिन्होंने स्पेस में दौड़ा किया। देखकर अमेरिका माथा पीटने लगा। और 1958 में एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे नासा का फॉर्मेशन होता है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और उस दौरान के जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में मून पर इंसान उतारने का गोल सेट किया। और यह मिशन 1969 में अपोलो 11 के साथ पूरा होता है, जब नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर पहला कदम रखा। और ये यूएसए के लिए एक बड़ी जीत था। और उसी साल हमने भी इसरो का फाउंडेशन रखा। इसके बाद 1975 में हमने भी आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च किया यूएसएसआर के मदद से। ये वार आर्म्स यानी वेपन के थ्रू भी लड़ा गया। देखिए, आर्म्स यानी वेपन्स में भी ज़बरदस्त कंपटीशन दिखाई दी, जहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर ने अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से एक दूसरे को थ्रेट करते रहते थे। 1945 में यूएस वो पहला देश था जिसने पहला न्यूक्लियर कंट्री बना और इसने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराकर दुनिया को हिला डाला। इसके बाद 1949 में भी यूएसएसआर ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 1957 में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया गया, जो दुनिया का किसी भी कोने में न्यूक गिराने का पावर रखता था। इसके बाद वो साल था
1980, जहाँ पे यूएस ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसे स्टार वार्स प्रोग्राम भी कहा गया, वो शुरू किया, जो स्पेस डिफेंस सिस्टम पे फोकस करता था। एस्पियोनेज यानी स्पाई करना। देखिए, यूएसए के पास सीआईए था और यूएसएसआर के पास केजीबी था। दोनों स्पेस एजेंसी थे दो जो एक दूसरे के ऊपर कड़ी नजर रखते थे। यूएस के काफी इंसिडेंट फेमस है, जैसे कि U2 स्पाई प्लेन इंसिडेंट, जो कोल्ड वॉर को और भी इंटेंसिफाई बना के रख दिया था। साल था 1960, जब यूएसए के U2 प्लेन, जिसको फ्रैंकिस पावर्स उड़ा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, यूएसएसआर के ऊपर से चुपके से फोटो ले रहे थे। लेकिन यूएसएसआर के राडर ने उस प्लेन को पकड़ लिया और मिसाइल से गिरा दिया। पायलट फ्रैंकिस ग्रे पावर्स जिंदा पकड़े गए और उनका प्लेन के अंदर से स्पाई कैमरास और सीक्रेट फोटोज मिले, जो प्रूफ के लिए दिखाया गया। दुनिया में यूएस ने इस एलिगेशन को डिनाई किया। उसने ये कहा कि ये वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन यूएसएसआर ने सबूत दिखा कि यूएस की जासूसी एक्सपोज कर दी। इस इंसिडेंट के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रिलेशन और भी बद से बदतर हो गई और पेरिस समिट, जो शांति के लिए मीटिंग था, वो कैंसिल कर दी गई। ये इंसिडेंट यूएसएसआर के लिए जीत और यूएसए के लिए बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना। अभी क्यूबान मिसाइल क्राइसिस को देखते हैं। देखिए, क्यूबा जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जो यूएसए के नीचे आता है, जो सिर्फ 90 माइल्स ही यूएसए से दूर है। क्यूबा पहले स्पेन की कॉलोनी थी, लेकिन यूएस ने 1898 में इसे आज़ाद करने में हेल्प किया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी यूएस इस देश को अपने इन्फ्लुएंस में रखता था और हाथ तो तब हो गई जब अपने पापेट प्रेसिडेंट बतिस्ता ने अपने देश के सारे रिसोर्सेस को यूएस को दे देता था। इससे क्यूबा के जो लोग थे वो बड़े गुस्से गुस्से हो जाते और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते थे। फिडेल कास्ट्रो, रोल कास्ट्रो और चे गुवेरा, जो कम्युनिस्ट थे, उनका बैकिंग था यूएसएसआर का। तो वो क्या करते हैं, वो एक साथ में मिलके बतिस्ता के गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकते हैं। सोवियत यूनियन ने सीक्रेटली क्यूबा पे मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया। ये फैसला स्ट्रेटेजिक था क्योंकि यूएस ने टर्की और इटली पे मिसाइल इंस्टॉल कर दी थी, क्योंकि और टर्की और इटली मॉस्को के एकदम करीब थे। क्यूबा का लीडर फिडेल कास्ट्रो भी यूएस से नाराज थे, क्योंकि 1961 में यूएस ने बे ऑफ पिग इन्वेंशन के थ्रू कास्ट्रो के गवर्नमेंट को गिराने का कोशिश किया। तो कास्ट्रो भी यूएसएसआर को क्या साथ दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक न्यूक्लियर वार कितना क्लोज आ सकता है। टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि लोग शेल्टर बनाने लगे और दुनिया भर में डर का माहौल था कि कभी भी वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो सकता है। लेकिन डिप्लोमेटिक बैक चैनल कम्युनिकेशन के थ्रू यूएस और यूएसएसआर ने सीक्रेट लेटर्स एक्सचेंज किया और इस इशू को रिसोल्व किया। अभी अफगानिस्तान वार को देखें। देखिए, कोरियन और वियतनाम के बाद यूएस और यूएसएसआर ने नया बैटलफील्ड अफगानिस्तान को चुना। लेकिन अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, अफगानिस्तान में पहले होता है एंग्लो अफगान वार, इसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वार, इसके बाद थर्ड एंग्लो अफगान वार। इसके बाद में अमानुल्लाह खान गद्दी में बैठे, जो बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे। उन्होंने एडुकेशन, वुमेन्स राइट और लीगल रिफॉर्म लाने की कोशिश की, लेकिन कंजर्वेटिव ट्राइबल लीडर्स ने इनका विरोध किया, जिसकी वजह से अमानुल्लाह खान को एक्साइल में जाना पड़ा। 1929 में अमानुल्लाह खान के एक्साइल के बाद हबीबुल्लाह खलाखानी ने पावर पर कब्जा किया। फिर मोहम्मद नादिर शाह ने खलाखानी के अगेंस्ट रेबिलियन कर दिया। इसके बाद नादिर शाह ने खलाखानी को हरा दिया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन 1933 में एक हाई स्कूल के स्टूडेंट नादिर शाह का असैसिनेशन कर दिया। नादिर शाह के असैसिनेशन के बाद उसके ही बेटे ज़ाहिर शाह सिर्फ 19 साल की उम्र में ही अफगानिस्तान का किंग बनते हैं। ज़ाहिर शाह का हुकूमत 1933 से 1973 यानी 40 साल तक चला। लेकिन 1973 में ज़ाहिर शाह के कज़न दाऊद खान ने coup अटेम्प्ट कर दिया, जिसमें के बाद वही राजा बने और मोनार्की ख़त्म करके अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दिया। ज़ाहिर शाह इसके बाद इटली चले गए और एग्जाइल में अपना बाकी जीवन वही बिताया। फिर आता है कोल्ड वॉर का वक्त, जिसमें 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर मिलिट्री इंटरवेंशन किया और वहाँ के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए ट्रूप्स भेजा। यूएसएसआर का मकसद था कि वहाँ पर कम्युनिस्ट रेजिम यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान पार्टी को सपोर्ट करना, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, वो प्रो कैपिटलिज्म थी। इसके रिस्पॉन्स में यूएस ने यूएसएसआर के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें पाकिस्तान के थ्रू अफगान मुजाहिदीन को फंड, आर्म्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की। पाकिस्तान के आईएसआई ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाया। इस पूरे वार का इम्पैक्ट यह हुआ कि यूएसएसआर की इकोनॉमी वीक हो गई, जो आगे चल के यूएसएसआर कोलैप्स करने का एक मेजर रीजन बना। दूसरी तरफ यूएसए ने अपने पोजीशन को एक सुपर पावर के रूप में मजबूत की। 1980s तक यूएसएसआर की इकोनॉमी वीक हो चुकी थी और इंटरनल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, और फाइनली 1991 में
यूएसएसआर टूट जाता है और 15 नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनता है, जिसमें से रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज उभरता है, जिसमें से रशिया जो है वो सबसे बड़ा देश बनता है। और ऑयल प्राइस क्रैश, देखिए 1980s में ऑयल प्राइस गिरने से यूएसएसआर की इकोनॉमी और वीक हो गई, क्योंकि यूएसएसआर के रेवेन्यू का मेजर हिस्सा ऑयल एक्सपोर्ट से आता था। इन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए गोर्बाचेव जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे कुछ रिफॉर्म लेके आए, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग गुड रिजल्ट ये रिफॉर्म ने बैकफायर कर दिया। जाहिर सी बात है गोर्बाचेव ने यूएसएसआर के मजबूत बनाने के लिए कुछ मेजर रिफॉर्म लाए, लेकिन वो रिफॉर्म ने यूएसएसआर के टूटने का वजह बन गया। चलिए एक एक को देखते हैं। था ग्लासनोस्ट यानी खुलापन या ओपननेस। इस रिफॉर्म का सिंपल मतलब है बोलने की आज़ादी। पहले यूएसएसआर में सरकार के खिलाफ बोलने का ऑप्शन नहीं था, सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में था। गोर्बाचेव ने कहा कि आपसे लोग सरकार की गलतियों पर खुलकर बात कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म अलाउड हो गया था और मीडिया को भी फ्री कर दिया गया। लेकिन उल्टा करप्शन एक्सपोज हो गया, लोगों ने सरकार की पुरानी गलतियों, करप्शन और स्कैम्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल वीक हो गया। पहले जो एकदम स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, अब लोग क्वेश्चन पूछने लगे और सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे यूएसएसआर के अलग रिपब्लिक जैसे कि यूक्रेन, लातविया और लिथुआनिया ने अपने इंडिपेंडेंस का डिमांड शुरू कर दी। दूसरा था पेरिस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग। क्या था ये रिफॉर्म? ये इकोनॉमिक रिफॉर्म था। गोर्बाचेव ने डिसाइड किया कि पुराना सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें स्टेट का पूरा कंट्रोल था उसे एक्सचेंज करके मार्केट लाइज सिस्टम लाया जाए। मतलब थोड़ा प्राइवेट बिजनेस शुरू हो, लोग अपने डिसीजन खुद ले पाए, लेकिन मार्केट के डिमांड सप्लाई के हिसाब से इकोनॉमी चले। लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो पुराना था, लोग नए सिस्टम के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाए। ऊपर से शॉर्टेज दिखाई दी, जैसे कि पहले जो चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल में मिल जाती थी अब वो मार्केट में शॉर्टेज बन गई। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी, प्राइस बढ़ने लगी और लोग अपने जॉब्स खोने लगे। पहले सबको जॉब मिलती थी, लेकिन अब प्राइवेट मार्केट में कंपटीशन आ गई। इकोनॉमिक स्टेबल होने के वजह और ज़्यादा ख़राब हो गई। तीसरा डेमोक्रेटाइजेशन यानी डेमोक्रेसी को लाना। गोर्बाचेव ने डिसाइड किया कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी भी इलेक्शन को कम्पीट करेंगी। मल्टी पार्टी सिस्टम लाया गया, मतलब अब सिर्फ एक ही पार्टी का रूल नहीं होगा। पहले जो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, अब दूसरी पार्टीज को भी पावर मिलने लगी। अब क्या हुआ कि नेशनल मूवमेंट्स को बूस्ट मिला। यूएसएसआर के अंदर जो 15 रिपब्लिक थे उन्होंने अलग होने की डिमांड शुरू कर दी। चौथा नई सोच या न्यू फॉरेन पॉलिसी। तो क्या था ये रिफॉर्म? ये रिफॉर्म फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड था। गोर्बाचेव ने यूएसए के साथ कोल्ड वॉर खत्म करने की कोशिश की, डिसआर्मामेंट ट्रीटी साइन करी, जिसमें दोनों कंट्रीज ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करने के लिए प्लान बनाया, जिससे गोर्बाचेव ने अपने ही सैटेलाइट स्टेट जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे उन पर कंट्रोल लूज कर दिया। अब तो हालत ऐसी थी कि यूएसएसआर ने अपनी इंटरनेशनल पावर वीक हो गई। जहां यूएसएसआर एक सुपर पावर हुआ करता था, वहां अब वो अपने सैटेलाइट स्टेट्स को लूज करने लगा। जो रिफॉर्म यूएसएसआर को मजबूत बनाने के लिए लिया गया वो यूएसएसआर की कोलैप्स होने की वजह बनी। गोर्बाचेव ने एक स्ट्रॉन्ग यूएसएसआर बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा ही हो गया। यूएसएसआर आखिरकार यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया, जिसमें से रशिया सबसे बड़ा रिपब्लिक था। अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से कोल्ड वॉर को देखते। इंडिया ने देखा यूएसए के साथ जो देश था उसे यूएसएसआर बर्बाद कर देता था, और यूएसएसआर के साथ जो देश था उसे यूएसए बर्बाद कर देता था। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया के इस दौरान के पीएम जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के टिटो, इजिप्ट के अब्दुल नसीर, इंडोनेशिया के सुकार्नो और गाना के ख्वामे एनक्रुमा से मिलकर एक गुट बनाया जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट कहा गया, जिसका मतलब हम किसी भी गुट में नहीं है। मतलब हम दोनों कैंप्स के साथ रिलेशन बनाएंगे बट किसी का पपेट नहीं बनेंगे, क्योंकि यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप की वजह से हमने मिसाइल, इंडस्ट्रियल हेल्प और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। और यूएसएसआर के साथ रिलेशन ज़्यादा क्लोज नहीं था इनिशियली, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए फंडिंग और फूड एड लिया। 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली नेम बना। इंडिया के लिए ये टाइम एक ट्रिकी टाइम था, क्योंकि हम नए आज़ाद हुए थे और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी नया था। इंडिया और पाकिस्तान का 1971 का वार जो कोल्ड वार के रेस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको देखिए। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ 1947 में, तब पाकिस्तान को दो हिस्सों में ज़मीन मिली, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, और ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो बांग्ला बोलते थे। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान को लोगों को छोटी नज़र से देखते थे। और हद तो तब हो गया जब मुजीबुर रहमान जो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, उनको चुनाव जीतने के बाद भी सिर्फ
में बंगाली होने के नाते उनको शपथ ग्रहण नहीं होने दिया और जेल में बंद कर दिया। और 25 अगस्त 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन स्टारलाइट लॉन्च किया, जिसमें वहाँ पर मास किलिंग और एट्रोसिटी हुआ, जिससे 1 करोड़ बंगाली लोग रिफ्यूजी बनकर इंडिया आ गए। इस जेनोसाइड के रेस्पॉन्स में बंगाली सिविलियंस, स्टूडेंट और सोल्जर ने एक गोरिल्ला फोर्स बनाया, जिसे मुक्ति बाहिनी कहा गया। ये एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया, जिससे इंडिया को इंटरफियर करना पड़ा। दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के एयर बेसिस पर अटैक कर दिया और उसके बाद फुल फ्लेज वार शुरू हो गया। इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर दोनों साइड वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में अटैक किया। जब पाकिस्तान ने देखा कि मुक्ति बाहिनी के साथ इंडिया ये वार जीत रहा है, तब पाकिस्तान ने यूएसए से हेल्प मांगा और यूएसए ने अपना 7 फ्लीट इंडियन ओशन में भेज दिया, जिसमें यूएसएस एंटरप्राइज उसका सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। ये एक डायरेक्ट धमकी थी कि अगर इंडिया ज़्यादा एग्रेसिव हुआ तो यूएसए इस वार में डायरेक्टली इंटरफियर करेगा। लेकिन इंडिया का बैकअप प्लान था, क्योंकि 1971 तक इंडिया और यूएसएसआर की दोस्ती स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। इंडिया और यूएसएसआर के बीच अगस्त 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यूएसएसआर ने इंडिया को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का एश्योरेंस दिया। यूएसएस एंटरप्राइज ने अपने फाइटर प्लेन्स को वार्म अप करना शुरू किया और यूएसएसआर के सबमरीन्स ने अपने टॉर्पीडोज लॉक कर दिया। ये देख यूएसए को रियलाइज़ हुआ कि इंडिया को टच करना अभी इम्पॉसिबल है और यूएसए ने अपना एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन से वापस बुला लेता है। और आखिर में 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर किया, जो वर्ल्ड वार 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। इस विक्ट्री के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना और इंडिया एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर के रूप में उभरता है। और आखिर में कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूएसएसआर ने कैपिटलिज्म को एडॉप्ट किया। ये मूव एक मजबूरी थी, क्योंकि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल पूरी तरह फेल हो चुकी थी और इस इंसिडेंट को शॉक थेरेपी कहा गया। आजकल के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि यूएसए और चाइना के बीच में एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो रहा है। इसे कोल्ड वॉर 2.0 भी कहा जा रहा है। और रशिया, जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा देश था, जब व्लादिमीर पुतिन ने रशिया की पावर संभाला है, तब से यूएसए को रशिया की तरफ से बहुत ही दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नाटो एक्सपांशन, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, साइबर वॉरफेयर, मिलिट्री बिल्डअप और जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तो यहाँ तक ये टॉपिक खत्म होता है और फिर से मुलाकात होगी किसी और दिन दूसरे टॉपिक के साथ।